तो आपने जब ये सामाजिक विषय चुन लिया कि मुझे इसमें द्वितीय श्रेणी का तैयारी करनी है, तो ये कब से शुरू हो गया आपके, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या एग्ज़ाम हॉल में कभी आपको पेपर देते समय कभी तनाव महसूस हुआ क्या ऐसा? क्या हुआ तो उसने आपको हैंडल कैसे किया? नमस्कार साथियों, राइज अप क्लासेस के डिजिटल स्टूडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक और शख्स की कहानी लेकर के आपके साथ में हाजिर हुए हैं। कहानी है उस 21 वर्ष की युवा की जिसने अपने जीवन की प्रथम परीक्षा में और प्रथम ही प्रयास में वरिष्ठ अध्यापक के एग्ज़ाम को पास किया है, वो भी 8वीं रैंक से पास किया है। संस्कृत विभाग में सामाजिक विज्ञान से 8वीं रैंक हासिल करके वरिष्ठ अध्यापक बने। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद सर। जितेंद्र जी, 8वीं रैंक हासिल करना, क्या कभी आपने सोचा था परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद कि मेरी रैंक लगेगी? सर वो तो सोचा तो था कि मतलब अच्छी रैंक से पास होंगे, लेकिन ये नहीं सोचा था कि 8th रैंक लगेगी जी। कम पोस्ट थी और तैयारी भी उस लेवल की थी कि मतलब अच्छी रैंक लग जाती। जब पोस्टें 60 थी तो उनमें से ओबीसी और जनरल की 22 थी, तो हमने सोचा कि अगर आया तो टॉप 10 में आ जाएंगे, नहीं तो होगा नहीं। तब हमारा रिजल्ट आने वाला था लगभग 2-3 महीने में अंदर, मतलब ये आ गया था वो डीवी वाला। तो डीवी होने के बाद जस्ट हमने सोचा आ जाएगा अब, लेकिन थोड़ा वो लेट करते 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 अब 13 अगस्त को रिजल्ट दिया। जब 13 अगस्त को रिजल्ट दिया तब हमने उसमें देखा मेरिट लिस्ट में 8 आई, तब जाके विश्वास हुआ? तब विश्वास हुआ कि आ गए हम टॉप 10 में। अच्छा, तो ये रैंक लगना अपने आप में एक बड़ा सुकून मिलता है, हर विद्यार्थी की ख्वाब होता है। तो आपने जब रिजल्ट देखा या सबसे पहले सूचना किसने दी आपको? सूचना तो किसी ने नहीं दी, मैंने खुद ने वो साइट खोली हुई थी, देख ही रहा था कि मतलब आज आएगा रिजल्ट, क्योंकि हम वेट ही था कि रिजल्ट आने वाला है। तब अचानक भी रिजल्ट आ गया। तब जब रिजल्ट आया तब मैंने वो देखी मेरिट कितनी रही मेरिट, तब 299 रही थी जनरल की और 295 रही थी ओबीसी की, ऐसे। तो फिर मैंने मेरे रोल नंबर देखे, तब उसमें लिखा हुआ था मेरिट 8। तो मैंने फ़ोन किया सबसे पहले मम्मी को। मम्मी ने बोला वाह बेटे, मतलब अच्छा लगा आज ये सुन के कि मतलब सफल हो गए आप। फिर मम्मी ने आगे कहा कि पापा को मैं करूँगा कॉल, मतलब मैं करूँगा कॉल, आगे आप मत करना। तो मम्मी ने किया पापा को कॉल, फिर वहाँ दोस्तों को मालूम पड़ गया कि रिजल्ट आ गया। फिर वहाँ मतलब आपके पापा को बधाई आपकी मम्मी ने दी? हाँ। अच्छा, मतलब एक मम्मी के लिए, पापा के लिए अपनी संतान का सफल होना, जब उनको ये सूचना मिली तो उनके भाव, जब आप घर पहली बार गए तो आपने क्या महसूस किया? वो बहुत मतलब ऐसे खुश थे कि एक सफल हुआ है हमारा बेटा, हमने मतलब इतनी मेहनत से पढ़ाया है, हमने हमारा जो सपना था वो आज एक पूरा हुआ है। कि शुरू से ही था कि मतलब गवर्नमेंट जॉब में कोई परिवार में था ही नहीं, ना मेरे परिवार में, ना मेरे मतलब अंकल जी, मतलब दादाजी के पूरे परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब भी नहीं था। तब पहली गवर्नमेंट जॉब की वो जो सुकून था वो में। और भाई बहन में भी सबसे बड़े आप ही हो? नहीं, मेरी सिस्टर बड़े हैं और उनके बाद मैं हूँ। तो एक जितेंद्र जी ये बताइएगा कि एक सामान्य परिवार से, सामान्य कृषक परिवार से हम संबंध रखते हैं और हम खेती भी करते हैं, तो इस खेती और शिक्षा के साथ में आपने प्रबंधन कैसे बनाए रखा, किस प्रकार से संतुलन बनाए रखा? सर देखो, खेती करते थे हम, एक किसान परिवार से, लेकिन हमारे को पिताजी ने कभी ऐसे नहीं बोला कि आपके आर्थिक स्थिति कमज़ोर है अपनी, आप मतलब पैसे कम है, आप ये काम मत करो, मतलब यहाँ पढ़ो मत, वो मत पढ़ो। उन्होंने हमेशा हमारा साथ भी दिया और उससे मन में ये मोटिवेशन था कि पैसों की मतलब हमारे बीच में कोई ऐसी है नहीं वो कमी की, मतलब हम डीमोटिवेट हो जाए। उन्होंने हमेशा हमारा साथ भी दिया और माइंड में कभी तनाव रहा नहीं। उससे मतलब खुल के हमने पढ़ाई की। मतलब कभी भी आपको प्रेशर नहीं दिया? नहीं, प्रेशर नहीं दिया। प्रेशर होता तो पढ़ाई होती नहीं। तो आपने वो पल बताइएगा जिस पल आपने ये डिसाइड किया कि मुझे सामाजिक विषय चुनना है, तो ये सामाजिक विषय का चुनाव आपके किस रणनीति का हिस्सा रहा? वो तो सर हमने जब 12th पास की थी तब हमारे पास ऑप्शन था बीए बीएड वाला। उस टाइम बीए बीएड और बीएसटीसी 2 चलती थी। तो मेरा नंबर उसमें बीएसटीसी में तो आया नहीं और बीए बीएड वाले में आ गया। तो मैंने देखा रेगुलर कॉलेज है कौन सी है, फिर रेगुलर कॉलेज मैंने चॉइस की और वो रेगुलर कॉलेज ली मैंने। और फिर जब मैंने ये बीएड करने का स्थान तब मैंने दो सिलेबस देखे। एक तो
थर्ड ग्रेड का देखा और एक सेकंड ग्रेड का देखा। जब सेकंड ग्रेड में ज़्यादा सब्जेक्ट थे, मेरे को अच्छे लगे, मतलब छोटे छोटे सब्जेक्ट है और इनसे कुछ सीखने को भी मिलेंगे, तब मैंने आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी स्टार्ट कर दी थी उसी टाइम। मतलब आपने सिलेबस को आधार बनाया, हाँ, सिलेबस को आधार, सिलेबस देख करके कि मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। जी मतलब अभ्यर्थी सिलेबस को अभ्यर्थियों को देखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना चाहिए। जी, यानी खुद का डिसीजन रहा आपका। मेरा खुद का। आपने एक बात बताई कि मुझे रेगुलर कॉलेज पसंद है, तो आपने रेगुलर कॉलेज की है। रेगुलर और कुछ अभ्यर्थी हम देखते हैं कि वो प्राइवेट में भर देते हैं फॉर्म और प्राइवेट घर बैठे पढ़ते हैं, तो रेगुलर और प्राइवेट में आपने क्या महसूस किया, अंतर कितना का अंतर है? देखो सर, रेगुलर में तो कुछ सीखने को मिलता है, अब प्राइवेट करेंगे तो हम घर बैठे रहेंगे, फिर उनसे पढ़ाई की रेगुलरिटी नहीं रहेगी। इसलिए मतलब रेगुलर हमेशा उचित रहता है, भले ही मतलब पढ़ाई थोड़ी कम हो, जाना पड़ता है, आना पड़ता है, थोड़ा मतलब मैनेज करना पड़ता है, लेकिन सीखने को रेगुलर में ज़्यादा मिलता है। अब निजी और सरकारी में आपने अपने अध्ययन में, जीवन में किसको ज़्यादा प्राथमिकता दी और आप कंफर्ट किस तरफ महसूस हुए, निजी में या सरकारी में? हालांकि मैं गवर्नमेंट में 1 साल पढ़ा था, बाकी प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ा था, लेकिन मुझे जो अच्छा लगा वो गवर्नमेंट स्कूल थी। क्या अच्छा लगा? गवर्नमेंट में मतलब हम फ्रीडम थे, खुद को मतलब एक अच्छा महसूस करते थे, वहाँ हंसते बोलते, मतलब अनुशासन इतना था, लेकिन इतना भी कठोर नहीं था जैसे प्राइवेट में जाओ और अनुशासन रहो, फिर उसमें मतलब वो तो डांटते, वो मतलब दिनचर्या वो उनकी बनी रहती है। वहाँ हमारी खुद की रहती थी वो गवर्नमेंट में, कि आप जैसे आओ वैसे, मतलब आप सुबह आना, इस टाइम आना है। तो फ्रीडम में रह करके आप जब तैयारी करते हो तो आपका परफॉर्मेंस बेटर फ्रीडम में रह करके होता है या बंधन में रह करके? नहीं, फ्रीडम में। फ्रीडम है ना। तो आपकी क्या मजबूरी रही, आप निजी विद्यालय में रहे? वो हमारे क्या है कि गांव के पास था, उसमें इतनी स्टाफ नहीं था। तब हमारे घर वालों ने कहा कि अब प्राइवेट है, नज़दीक ही है, गांव के पास ही है जस्ट, तो उसमें भेज दिया। बाकी 1 साल हमने जहाँ ननियाल में रह के की थी वहाँ। तो आपने जब ये सामाजिक विषय चुन लिया कि मुझे इसमें द्वितीय श्रेणी का तैयारी करनी है, तो ये कब से शुरू हो गया आपके, ये ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद या? नहीं, 12th पास होने के बाद हमने बीएड की थी और बीए बीएड की कॉलेज मिल गई। उस टाइम बीए बीएड की जैसी कॉलेज मिली तो अब हम फ्री बैठे थे, कॉलेज जाना आना, और उसमें फिर तो हमने सिलेबस निकाला, फिर सिलेबस को पढ़ा, फिर देखा दोनों का मतलब तुलना की, तो अच्छा लगा सेकंड ग्रेड का इस सामाजिक का, तो मैंने उस टाइम से भी सामाजिक का स्टार्ट कर दिया। मतलब बीए बीएड आपने 4 साल वाला कोर्स चुना। हाँ, और प्रथम वर्ष जो 4 साल का कंप्लीट होता है, प्रथम वर्ष से ही आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी शुरू कर दी। हाँ, ये होता है, मैं अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि आपको तैयारी जब करनी है तो शुरू से करो आप। एग्ज़ाम जब वैकेंसी आ गई उसके बाद में कुछ लोग तैयार तत्पर होते हैं, इधर उधर भागते हैं, तैयारी करते हैं, उनमें वो धार नहीं होती है। जो शुरू से तैयारी करते हैं उनमें जो सफलता जल्दी मिलती है। क्या मानते हो सर? वो देखो कि जैसे अपन रेगुलर करते हैं ना, तो अपने पास फिर रिवीजन के लिए रहता है टाइम, वैकेंसी आती है उस टाइम रिवीजन रहता है। रिवीजन रहता अब वैकेंसी आएगी, अपन उस टाइम से स्टार्ट करेंगे पढ़ाई, तो फिर अपने माइंड में दबाव रहेगा कि अब क्या होगा, वैकेंसी आ गई, वो टाइम भी चला गया, फिर वो ही रहता है। मतलब यहाँ पे अभ्यर्थियों को एक बात नोट करनी चाहिए कि लंबी तैयारी और जब आप टारगेट सेट करते हैं तभी से शुरू करना चाहिए। केवल वैकेंसी आने के बाद तो केवल रिवीजन, ये बहुत बेहतरीन बात है, रिवीजन मेक्स डिवीजन वाली बात हो गई। तो इसमें आपने जो प्रथम प्रश्न पत्र जो तैयार किया वो कैसे तैयार किया? सर, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र 100 नंबर का प्रश्न, मतलब 100 क्वेश्चन आते हैं प्रथम में, 150 आते हैं द्वितीय में, तो वेटेज द्वितीय का ज़्यादा था। हमने थोड़ा टाइम सेकंड सब्जेक्ट को ज़्यादा दिया, मतलब सब्जेक्ट को ज़्यादा दिया। फर्स्ट में जीके था, जीके तो हम शुरू से ही पढ़ते थे, रेगुलर पढ़ाई था, एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं किया कि मतलब राजस्थान का जीके तो हम छोड़ दे, हर वैकेंसी में आता था, ये मालूम था, तो इसका हमने जनरल किया था तैयारी। ठीक है, पूरी की थी, ऐसे नहीं मतलब सेकंड ग्रेड के लिए अलग की थी। अच्छा। फिर मतलब जैसे राज पेनोरमा किताब थी, उस राज पेनोरमा किताब को मैंने 2 बार पढ़ी, फिर मैंने उस किताब में से नोट्स बनाए, फिर और कोई सोर्स मिले तो मैंने उसका अंदर ऐड करता रहा। मैंने मतलब सिलेबस को देख के नोट्स बनाए पहले। अच्छा। फिर नोट्स मेरे को मालूम था कि बाद में काम आएंगे, अब तो जो ऐड करना वो ऐड करेंगे। फिर वो नोट्स जब वैकेंसी आई तब वो रिवीजन किए। अच्छा,
तो जैसे ये तो है करंट का, पहले पेपर में करंट का भी योगदान रहता होगा। हाँ, पहले पेपर में आता है करंट। तो करंट जो है जीके, उसको तैयार करने के लिए आपने क्या रणनीति अपनाई? करंट किस प्रकार का आजकल किस प्रकार का करंट का ट्रेंड क्या है? करंट बहुत अब गहराई से पूछने लग गया। आरपीएससी तो बहुत गहराई से पूछती, क्योंकि मैंने आरएसएसबी बोर्ड का कभी एग्जाम दिया नहीं। आरपीएससी तो हमेशा मतलब गहराई में जाती है। अब हमने क्या किया, मतलब ये जैसे कर्नोलॉजी है, मूमल है, इनके मतलब अंदर से देखा, इनको गहराई से देख के गए, शॉर्ट नोट्स बनाए कि मतलब जो फैक्ट है वो कैसे पूछती है, पीछे कैसे पूछे, इनके मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए। जैसे जनवरी से हमारे था दिसंबर में लगा हुआ, तो हमने जुलाई अगस्त सितंबर इनके ज़्यादा पढ़े थे। वैकेंसी के 6 महीने पहले का, मतलब पहले तक का बच्चा वो ज़्यादा पूछती है। आर्थिक समीक्षा से भी क्वेश्चन आते हैं क्या? हाँ, मतलब अर्थशास्त्र से आते हैं, उसमें बजट मतलब वगैरह, इंडियन वो इकोनॉमी आती है। बजट वगैरह इस पे भी क्वेश्चन आते होंगे ना? हाँ, आते हैं। उसका भी आपने आर्थिक समीक्षा से तैयारी की या फिर वो काम कर गई बुक्स, जो छोटी बुक थी वो? नहीं, वो जो हमने सर्वे आए थे उस सर्वे को पढ़ते रहे, साथ अपडेट थे, मतलब हर टाइम अपडेट होते थे कि मतलब आज कोई नई सूचना आई है या फिर कोई रिपोर्ट नहीं आई तो वो पढ़ते गए। जैसे कृषि है, कृषि के बारे में कौन सा डाटा आया वो हम रोजाना पढ़ते थे, और अखबार से भी पढ़ते थे। तो ये एग्जाम की तैयारी जब आप करते थे तो आपकी पढ़ाई की रणनीति क्या थी? मतलब कितने बजे उठना बैठना, पूरा शेड्यूल क्या था? वो तो ऐसा है कि सर, मेरा कोई ये फिक्स नहीं था कि मैं 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे पढूं, वो मायने नहीं रखता। मेरे ये सेट था कि मुझे आज एक समाजशास्त्र का 2 टॉपिक पूरे करने, या फिर राजस्थान इतिहास के ये पूरा करना, तो वो पूरा दिन में कर देता था। वो टारगेट था, और इस प्रकार मेरे पूरे सिलेबस का बनाया हुआ था। मात्र मतलब 3-4 महीनों में जैसे एक बार पूरा एक बार हो जाए, फिर 3 महीनों होने के बाद 2 महीनों में, फिर 1 महीने में, ऐसे मतलब ये टारगेट था। ये मैं 15 घंटे 10 घंटे लाइब्रेरी में बैठना ये नहीं था। तो आपने एग्जाम के पहले सिलेबस को कितनी बार रिवाइज कर लिया? मेरे क्या है कि एग्जाम से पहले 4 साल से तैयारी कर रहा था, रेगुलर मैंने वही की। न तो मैंने कोई फॉर्म भरा, बस एक ही सेकंड, क्योंकि बीए हो रही हो, बीए बीएड में हमारे 4 साल में सब कंप्लीट होता है, बीए भी और बीएड भी। ठीक है। उस टाइम हम कोई फॉर्म भर नहीं सकते, तो साइड में जा नहीं सकते। तब इस सेकंड ग्रेड का ही पढ़ा था शुरू से ही। तो लास्ट में जब ये वैकेंसी आई थी ना, उस टाइम हमने थोड़ा रिवीजन, मतलब वो सिस्टमेटिक ढंग से किया था। अच्छा, तो कितनी बार कर लिया रिवीजन? ऐसे 5-6 बार तो कर दिया था, मतलब और पिछले वाले मतलब जो 1 महीना रहा था उसमें 2-3 बार और कर दिया था। क्योंकि मैंने क्या है, वो जो मेरे नोट्स थे ना, उनमें से शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अच्छा। उनसे मतलब पढ़ने में क्या है कि जो फैक्ट थे ना वो एक पेज पे लिख दिए। अब फैक्टों को पढ़ना आसान होता है कि मतलब पूरा एक तो किताब पढ़े वो, क्योंकि याद तो कम चीजें जो याद नहीं रहती, बाकी थ्योरी तो याद रहती है, फैक्ट याद नहीं रहते। फैक्ट लिख दिए, तो फैक्ट को ज्यादा रिवीजन किया, थ्योरी को कम किया। हाँ, ये मतलब अच्छी रणनीति बनाई आप। हाँ, इस हिसाब से वो चला। एग्जाम हॉल में कभी आपको पेपर देते समय कभी तनाव महसूस हुआ क्या? ऐसा क्या हुआ तो उसने आपको हैंडल कैसे किया? नहीं, एक मन में था कि एग्जाम देने गए थे, सिलेबस पूरा है, रिवीजन किया हुआ है। अच्छा, ये था। बाकी हम चाहते थे कि पेपर टफ आए, क्योंकि तैयारी अच्छी थी, तो हमारे को उम्मीद थी पेपर टफ आएगा। क्योंकि जैसे फर्स्ट ग्रेड के पहले एग्जाम हुए थे और उनको भी हमने सोल्व किए थे, मतलब पेपर मिलाए थे, तब हमारे को लगा पेपर टफ आएगा, तब ये था। बाकी अंदर गए तब हमारे भी मतलब ऐसे डर लग गया कि यार बहुत ज्यादा टफ आ गया। जैसे पॉलिटी की देखी, पॉलिटी की 20 क्वेश्चन आते हैं, मेरे 2 ही बचे उसमें से। 2 ही सही हुए? हाँ। फिर हम कठिन लगा तो डर गए थे हम भी एग्जाम के दौरान। हाँ, क्योंकि पहले सेकंड पेपर हो गया हमारे इस टाइम, क्योंकि फर्स्ट पेपर दूसरे दिन था। अच्छा, तो थोड़ा डर हो गया अंदर। फिर उस एग्जाम में टारगेट था हमारा 110 करना, लेकिन हुए नहीं। फिर आए तब देखा तो 100 ही बच रहे। कुछ स्टूडेंट्स पहले से टारगेट सेट करके जाते हैं कि हमको 110 क्वेश्चन करने हैं, 120 करते हैं। क्या वो टारगेट और वो जो ध्येय होता है वो सफल होता है क्या? नहीं, वो पहले से टारगेट करना कितना उचित है? वो कभी नहीं होता है। पहले से तो कुछ चीज होती नहीं है। अगर अपन पेपर देखते हैं, पढ़ाई की हुई है, तो अपन पेपर देख के बता देंगे कि उसमें कितने अटेंड करने हैं, क्या क्या अटेंड करना है। और पहले तो अपन कह ही नहीं सकते कि 110 करे 20 करे। मेरिट पिछली भी नहीं देख सकते कि पिछली मेरिट कितनी रही, क्योंकि हर बार आरपीएससी अपना ट्रेंड चेंज करती है। तो एग्जाम में जब आपने देखा कि पेपर कठिन आ गया है, उस समय यदि आपके तनाव हुआ तो आपने उस तनाव को हैंडल कैसे किया?
वो बाकी वाले सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे। जैसे मेरे को पॉलिटी देखी तब अंदर डर लग गया, तो मैंने पॉलिटी छोड़ दी और ज्योग्राफी पढ़ ली। ज्योग्राफी में मेरे 19 में से 17 एक सही हो गए थे, और बाकी वाले सब्जेक्ट अच्छे थे, इसलिए थोड़ा धैर्य रखा था कि अपना अच्छा नहीं हुआ तो दूसरे का भी मतलब अच्छा ही नहीं होगा, क्योंकि अपना कठिन, अपन ने इतनी मेहनत की है तो अपन से तो ज्यादा मतलब मेहनत करने वाला कौन होगा, ये सोच के खुद पे कंट्रोल रख के कर लिए। ये बहुत बढ़िया सोचा आपने। तो सेकंड पेपर में कितने नंबर आए आपके? सेकंड पेपर में समथिंग 91 एक क्वेश्चन सही हुए। फाइनल मार्क्स जारी होने हैं अभी? अभी होने हैं, लेकिन 91 क्वेश्चन सही हो रहे हैं लगभग 150 में से। और फर्स्ट में? फर्स्ट में 69 से 70। तो ये जो है प्रतियोगी परीक्षा में समय प्रबंधन एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है। उस समय मैनेजमेंट आपने तैयारी के साथ में कैसे मैनेजमेंट किया, टाइम मैनेजमेंट? समय दोनों पेपरों को दिया था हमने। ठीक है। समय दोनों पेपरों को देना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि 500 नंबर कोई एक सब्जेक्ट से आएंगे नहीं, तो दोनों पेपरों को बराबर रखा था। सब्जेक्ट को भी दिया और जो समझने वाली चीज़ों उनको भी दिया, फैक्ट थे उनको भी दिया। मतलब वो एक दिनचर्या बनाई हुई थी कि ये इस टाइम इतना इतना सिलेबस करना है, इस टाइम ये करना है, इस प्रकार समय मैनेजमेंट था। जीवन में जब आपने पढ़ाई शुरू की तब से लेकर के ये सफलता का स्वाद चखा, उस दौरान ऐसी कोई घटना जिसने आपको प्रभावित किया हो, ऐसी कोई याद आ रहा हो बचपन की या पढ़ाई के दौरान? ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं थी, कोई विशेष एक याद सुना दो। अब सफलता का तो हमारा रेगुलर कारण था, ये रेगुलर सफलता हो गई, लेकिन कोई और ऐसी कोई हुई है तो सुना दीजिएगा जिससे आप प्रभावित हुए हो ज़्यादा, या आपको ज़्यादा दुखी कर दिया हो। हमारा तो वो जॉब में कोई पास फैमिली में जॉब लगते थे, तब उनसे हम थोड़ा मोटिवेशन हुए थे कि हमें भी सफल होना है इनकी तरह। जैसे हमारे वो गुरुजी है पूर्णमाराम जी, सतपाल जी, ये इनके आदर्श में हम मतलब मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े थे। उनको देख के मोटिवेशन उनको देख के हमको वो इतने ऊपर है तो हम भी इनके साथ चल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हाँ। तो अभी जो सामान्य शिक्षा विभाग में द्वितीय श्रेणी की भर्ती आई हुई है, उनकी तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि सर जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ो। सिलेबस से बाहर मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बुकें बहुत आती है कि ये भी पढ़ लो ये भी पढ़ लो, वो नहीं। जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो टॉपिक ऑथेंटिक ले लो और अपने नोट्स बना लो, और उस नोट्सों को रिवीजन करो लास्ट टाइम, और उनसे मतलब अपन में खुद में मोटिवेशन आएगा कि हमने पढ़ लिया। बाकी एग्जाम टाइम जो याद है वो अपने आप आ जाएगा। रिवीजन इम्पोर्टेंट है हर समय, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। तो अभ्यर्थियों, ये रही जितेंद्र की तैयारी की संपूर्ण रणनीति। आप भी ऐसे यदि तैयारी करें, जब से लगन से आप लगें, तो आप भी महज 21 साल में या इनसे भी पहले भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं और सफलता का स्वाद चखते हैं। तो एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद जितेंद्र जी।